Hello students, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss class 12th NCERT Indian Economy book chapter number 2 Indian Economy 1950 to 1990। तो क्लास मैंने इससे पहले का वीडियो आपका बनाया था और मैंने आपको वो लिंक भी शेयर किया था। काफ़ी बच्चों ने मेरा वो वीडियो देखा भी है, तो मैं इसी का ही उसके आगे का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। ये टोटली मेरा जो चैप्टर है ये मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी पढ़ाने का एक ये मोटिव है मेरा कि आपको पता होगा जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में होना है फर्स्ट टर्म, और वो जो एग्ज़ाम है वो टोटली एमसीक्यू आएगा। तो आपको एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू जो होता है उसमें ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्टिव पेपर, आपको पता होगा। तो आपको एमसीक्यू जो होते हैं और वो एनसीईआरटी पेपर बना रही है, मतलब या सीबीएसई पेपर बनाती है, तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इस वजह से मैं आगे के जितने भी चैप्टर पढ़ाऊँगी वो मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाऊँगी। क्लियर है? और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो क्लियर है क्लास? तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला चैप्टर मैंने आपको, इससे पहले वाला चैप्टर कह रही हूँ, इससे पहले वाला जो टॉपिक है वो पार्ट 1, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप वहाँ से भी जाकर मेरा ये इस चैप्टर का पार्ट 1 देख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तो देखिए क्या लिखा है क्लास, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर जो प्लान थे उसके क्या गोल हैं, तो हम वो पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अ प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल। अगर हमने कोई प्लान करते हैं तो उसके कुछ गोल निर्धारित करते हैं कि हम अपनी प्लानिंग में करते हैं कि हम ये गोल को अचीव करेंगे। तो ऐसे ही जब आपका देश आज़ाद हुआ था तो हमने कुछ गोल को प्लान किया था कि हमें अपनी कंट्री में रह के इन गोल्स को अचीव करना है। द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान आर, हमारे कौन कौन से गोल थे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो हमारे 5 साल के ये 4 मेन गोल थे, जिसमें हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, हमारी कंट्री का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, इक्विटी मतलब समानता होनी चाहिए, इक्वलेंस आना चाहिए। दिस डज नॉट मीन दैट all the plans have been equal important to all these goals। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमारे जो ये प्लान चल रहे थे इसमें हमने हर गोल को इक्वल इम्पोर्टेंस दी है, इसका मतलब ये नहीं है। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, आपको पता है हमारी कंट्री के पास रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, संसाधन की बहुत कमी है, तो हमें क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। अ चॉइस हैज़ टू मेड इन ईच प्लान about which एक मिनट क्लास, about which of the goals is to given primary importance। तो हमें चॉइस करनी पड़ती है, चूज करना पड़ता है कि इन 4 गोल्स में से हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस गोल को देनी है। Nevertheless, the planner have to ensure that as far as possible, the policies of the plans do not contradict these 4 goals। Let us now learn about the goals of planning in some detail। तो अब हम अपने गोल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो इंडिया ने जस्ट 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बना था और उसके चेयरपर्सन कौन थे? आपके देश के प्रधानमंत्री थे। और जब हमारे 5 प्लान बनाए गए थे, तो 5 ईयर प्लान बनाए गए थे, 5 प्लान नहीं बनाए गए थे, 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे। पंचवर्षीय योजना, जो एक प्लान होता था वो कम से कम 5 साल के लिए बनता था। तो जिसमें हमारा पहला प्लान क्या था? ग्रोथ। अब हम देखते हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। देखिए क्लास, अगर आप सिंपल टर्म में बात करें तो ग्रोथ क्या होता है, आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ।
अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, आपको पता होगा आपकी कंट्री के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर से आपके देश में कितना पैसा आ रहा है मनी की फॉर्म में, तो वो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाती है। क्लियर हुआ कि आपकी कंट्री में एक्चुअल अमाउंट में तीनों सेक्टर से आपके देश कितना पैसा जनरेट कर रहा है, दैट इज योर कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्लियर हुआ। तो ग्रोथ क्या होता है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। यही बताया मैंने कि कितना इंक्रीज हुआ है कंट्री की कैपेसिटी का प्रोड्यूस करने में। क्या प्रोड्यूस करने में, कोई भी गुड्स और सर्विसेज बनाने में आपके देश ने कितना इंक्रीमेंट किया, कितनी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाया, तो उसमें तीनों सेक्टर आ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और उससे आपकी कंट्री के पास कितना पैसा आया, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में पढ़ते हैं। इट इम्प्लाइज आइदर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, आपकी कंट्री के पास कितनी प्रोडक्टिव कैपिटल है। कैपिटल भी आपको पता होगा, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज ऑल्सो 2 टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। और फिक्स कैपिटल क्या होती है, जो फिक्स्ड होती है, फॉर एग्जांपल टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, एंड द वर्किंग कैपिटल इज रॉ मटेरियल एंड मनी ऑल्सो। क्लियर हुआ। और अ लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, किसी भी मतलब देखिए किसी भी सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, वेदर यू आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, तो आपको उसके लिए टूल्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन्स चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, और सर्विस सेक्टर भी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसको आप बाय थ्रू ट्रांसपोर्ट, बैंक, और इससे आप उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा सकते हो। और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, सिर्फ आपको क्वांटिटी की बात नहीं करनी कि किसी चीज़ को आपने बनाया, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स को बनाया आपने, नहीं, आपको उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है। आई बात समझ में, उसकी काम करने की क्षमता, आपको उसकी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करना है। A good indicator of economic growth in the language of economics is steady increase in the GDP। एक तरह से अगर आप इन शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपकी जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज हुआ, कितना आपका जीडीपी आपकी कंट्री का बढ़ा। जीडीपी व्हाट, जीडीपी क्या होता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर आपकी कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उसको हम जीडीपी कहते हैं, दैट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। आप ये भी 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड व्हाट आर फाइनल गुड्स। क्लियर है क्लास। तो आगे पढ़ते हैं। यू कैन थिंक ऑफ द जीडीपी एज अ केक, आप सोच सकते हो कि जीडीपी एक केक है, एक केक की तरह, एंड ग्रोथ इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केक। जैसे जैसे आपकी कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी तो वैसे, जैसे मान लीजिए आपका केक का साइज बढ़ रहा है, पहले आपने उसका 1 लेयर बनाया, फिर 2 लेयर बनाई, फिर 3 लेयर बढ़ाई, ऐसी आपकी कंट्री की क्या होती है, जीडीपी बढ़ती है। एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव, फिर दूसरे पड़ाव से तीसरा पड़ाव, तो ऐसे आपकी कंट्री की क्या है, जीडीपी बढ़ती है। इफ द केक इज लार्जर मोर पीपल कैन एंजॉय इट। इवन देखिए, इफ योर कंट्री ग्रोथ इज लार्जर, यदि आपकी किसी भी कंट्री की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी कंट्री के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मोर पीपल कैन एंजॉय इट। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज if the people of India are to enjoy a more rich and varied life।
अब देखिए, अगर आपकी कंट्री की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब आपकी कंट्री के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आपकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होंगे, रिच होंगे, और वो एक बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। क्लियर हुआ क्लास? आगे देखिए क्या लिखा है। The GDP of a country is derived from different sectors of the economy. मैंने अभी आपको बताया हमारी कंट्री की जो GDP होती है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3 सेक्टर से डिपेंड करती है। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, एंड द थर्ड इज सर्विस सेक्टर जिसे आप टर्शरी सेक्टर कहते हैं। The contribution made by each of these sector make up the structural composition of the economy. इसी को हम क्या कहते हैं, structural composition. Structure, एक ग्रोथ का स्ट्रक्चर किससे बनता है, जब आप 3 सेक्टर्स को कंबाइन करते हो, दैट कॉल इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी. In some countries, growth in agriculture contributes more to the GDP growth. कुछ कंट्रीज के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा योगदान देता है अपनी कंट्री की ग्रोथ में, मतलब उस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो पैसा जनरेट होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है. While in some countries the growth in the service sector contributes more to the GDP growth. लेकिन कुछ कंट्रीज में सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा उस कंट्री को पैसा जनरेट करके देती है. अब अगर आप इससे पहले के अगर देखेंगे तो 2 बॉक्स गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ. दिस 2 बॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है. दिस इज द महालानोबिस. इनको द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है. क्लियर हुआ? और इन्होंने बेसिकली किस प्लान पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था? प्लानिंग इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म बिगिन विद द सेकेंड 5-year प्लान. इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था दैट इज़ अ सेकेंड 5-year प्लान पे दिया था, और इन्होंने ज़्यादातर बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करी थी. तो प्लीज़ आप ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि हु वॉज महालानोबिस. he is known as the he was known as the he is also known as the architect of Indian planning. तो इनके बारे में आप इस पैराग्राफ को ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपके MCQ में आ सकता है. और इन्होंने ज़्यादातर सेकेंड 5-year प्लान के बारे में बात की थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी. और देखिए द बॉक्स 2.4 दैट इज सर्विस सेक्टर. तो इस बॉक्स को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि मैं आपको खुद ही ये बॉक्स समझा देती हूँ क्या लिखा गया है. एज अ कंट्री डेवलप, जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है इट अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंज, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं. इन द केस ऑफ इंडिया द स्ट्रक्चरल चेंज इज पेक्युलर, मतलब अजीब गरीब है, अजीबो गरीब है आपकी कंट्री का स्ट्रक्चरल चेंज. यूजुअली विद डेवलपमेंट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइंस. जैसे जैसे आपका देश डेवलप हुआ तो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो गिरने लग गया, एंड द शेयर ऑफ इंडस्ट्री बिकम्स डोमिनेंट, और इंडस्ट्री सेक्टर का शेयर बढ़ने लग गया. एट हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अगर आपके हमारे देश ने जब और ज़्यादा तरक्की की, द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द GDP देन द अदर 2 सेक्टर. सबसे ज़्यादा शेयर किस सेक्टर का बढ़ गया? सर्विस सेक्टर का शेयर हमारे देश में बढ़ गया. In India, the share of agriculture sector in the GDP was more than 50%, as we would expect for a poor country. जो हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो GDP में कितना है? 50% से भी ज़्यादा है. But by 1990, the share of service sector was 40.9%. लेकिन 1990 तक आपकी कंट्री में टर्शरी सेक्टर का शेयर सिर्फ 40% था, more than that of agriculture sector, agriculture or industry, like what we did in developed country. The phenomena of growing share of
service sector was accelerated in the post 1990 period, 1991 period. This marked the onset of globalization in the country. आपको पता होगा, इससे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे आफ्टर 1990s आपके देश में ग्लोबलाइजेशन आया था, जब हमारी कंट्री में सर्विस सेक्टर का शेयर काफ़ी हद तक बढ़ गया था, विच विल बी डिस्कस्ड इन अ सब्सिक्वेंट चैप्टर, जिसे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हम आगे देखते हैं क्लास। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट वी डू मॉडर्नाइजेशन। सेकेंड गोल ऑफ 5-year प्लान इज मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यदि आपको किसी भी चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। तो हमारी कंट्री के प्रोड्यूसर को नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा या अपनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, a farmer can increase the output on the farm by using new seed varieties instead of using old ones. आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो पता ही होगा। जब हमारी कंट्री में मिड 1960s के टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो हमने ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल ना करके हमने HYV सीड्स और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया था। तो इससे हमारी कंट्री में वीट और राइस का प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ गया था। Similarly, a factory can increase output by using a new type of machine. इसी तरीके से एक जो फैक्ट्री है वो अपना आउटपुट कैसे बढ़ा सकती है? नई मशीन का इस्तेमाल करके, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। उसी को हम क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है या न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करना है। इसका मतलब इससे भी ज़्यादा है। However, modernization does not refer only to use of new technology, but also to changes in social outlook. इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ हमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब इससे भी ज़्यादा है कि हमें सोसाइटी के आउटलुक को बदलना है, मतलब सोसाइटी में बदलाव लाना है। जैसे एज द रिकॉग्नाइजेशन दैट विमेन शुड हैव द सेम राइट एज मैन, कि हमें औरतों को भी सेम अधिकार देने चाहिए जो हमारे समाज में एक आदमी को दिए गए हैं। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी विमेन्स आर सपोज टू रिमेन एट होम। हमारे पहले जो होता था, अब तो ऐसा नहीं होता, कि विमेन्स को कहा जाता था कि आप घर पर ही रहिए और मैंस घर से बाहर जाकर काम करते थे। अ मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ द टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। आज के टाइम में विमेन्स का टैलेंट उभर के आ रहा है और वो हर जगह काम कर रही हैं, बैंक में, फैक्ट्री में, स्कूल्स में, इवन आर्मी तक में विमेन सब जा चुकी हैं। एंड सच अ सोसाइटी इज मोस्ट ओकेजन इज ऑल्सो प्रॉस्पेरस। तो जब भी कोई एक देश क्या कर सकता है? प्रॉस्पेरस हो सकता है। क्लियर हुआ क्लास? तो दिस इज योर सेकेंड गोल ऑफ 5-year प्लान। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड इज मॉडर्नाइजेशन, एंड द थर्ड गोल इज सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट। देखिए, अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन। एक देश जब भी प्रमोट कर सकता है, जब भी तरक्की कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, मॉडर्नाइजेशन में, जब वो अपने रिसोर्सेज या अपने संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल करे, या अगर उसे संसाधनों की ज़रूरत है तो वो बाहर किसी कंट्री से उसे इंपोर्ट कर ले। इंपोर्ट मतलब किसी चीज़ को मंगवाना, बाहर से इंपोर्ट करना। द फर्स्ट 7 5-year प्लान गेव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस, विच मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स which could be produced in India itself। मतलब हमारे देश ने क्या किया था? हमारे देश ने पहले अपने आप को डेवलप किया है। जब हमारा देश जस्ट आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने, आपको पता है हमारे देश मिक्स्ड इकोनॉमी रहा है,
तो मिक्स्ड इकोनॉमी रहा नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हमारे देश ने क्या कहा था कि इंपोर्ट को उस पर रोक लगाई थी, इंपोर्ट, हर चीज का इंपोर्ट नहीं करना था। आप एक मतलब सिर्फ अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप उसको इंपोर्ट कर लो, और हम अपने आप को खुद डेवलप कर रहे थे जब सेल्फ डिपेंडेंट, कि ऐसी चीजों को बनाओ कि जिसमें हम अपने आप को पहले प्रूव कर सके। आई बात समझ में? तो पहले हमने अपने आप को ऐसा बनाया है, फिर हमने अपने देश को ग्लोबलाइज्ड किया। This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries. और ये करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम क्या करना चाहते थे, हमारे देश में हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। क्यों करना ज़रूरी था? क्योंकि हम अपना डिपेंडेंस, हम चाहते थे कि हम फॉरेन कंट्री पे कम डिपेंड हो, हम अपने आप को पहले डेवलप करें, फिर हम किसी कंट्री पर डेवलप हो। इवन फूड पर भी हमें किसी कंट्री पर निर्भर नहीं रहना था, जब भी हमारे देश में मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट आया था। इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट पीपल हु वर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन शुड गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। आपको पता है, जस्ट हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो अगर हम जब इंपोर्ट करते तो हमारे देश का पैसा और बाहर जाता। तो हमने क्या सोचा था कि इससे बढ़िया हम पहले अपने आप को खुद कुछ प्रूव कर लें, कुछ अपना बनाएं। फर्दर इट वॉज फियर्ड दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टिंग फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में मेक इंडिया सॉवरेनिटी वनरेबल टू फॉरेन इंटरफेयरेंस इन आवर पॉलिसीज। और अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाते, तो क्या होता, हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी या फॉरेन कैपिटल पे या फॉरेन लोगों पर डिपेंड होना पड़ता, और फिर उनका इंटरफेरेंस भी तो हमारी कंट्री में ज़्यादा पड़ता, फिर वो अगेन हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते। तो इसलिए जस्ट हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमने इस गोल को अचीव करने की कोशिश करी थी कि पहले हम खुद डेवलप हो जाएं, फिर हम किसी कंट्री के साथ कंपटीशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो हमारा गोल है, दैट इज इक्विटी। देखिए क्या लिखा है, नाउ ग्रोथ, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. हमारी कंट्री में 3 गोल हमने जो करे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ डिपेंडेंट, इन तीनों गोल के बावजूद भी हमारा देश, हमारे देश के लोगों की ज़िंदगी या मतलब उनके रहने के तरीके को सुधार नहीं पा रहा था। A country can have high growth, the most modern technology developed in the country itself, and also have most of its people living in poverty. हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा थी, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया था, टेक्नोलॉजी भी मॉडर्न थी, लेकिन जब भी हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते हैं, अभी भी रहते हैं। It is important to ensure that the benefits of economic prosperity reaches the poor section as well, instead of being enjoyed only by the rich. मतलब जो हमारे देश में जो ग्रोथ हो रही है, जो पैसा आ रहा है, वो सिर्फ रिच पीपल के पास ना जाए, उन कुछ पैसा, ये पैसा हमारे देश के पुअर पीपल में भी खर्च हो, उनको भी हम हर चीज़ की सुविधा क्या दे सके, जिससे हमारे देश में क्या है, रिच और पुअर का गैप इक्वल में आए। आगे देखते हैं क्लास। सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। समानता का अधिकार भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, decent house, education and health care, and inequality in the distribution of wealth should be reduced. मतलब हमारे देश में हर इंसान के पास फूड की कोई दिक्कत ना हो, एक अच्छा घर हो, पढ़ाई हो, हेल्थ हो, इवन उन्हें कोई इनइक्वालिटी, असमानता भी ना फेस करनी पड़े। वो क्या होना चाहिए, इसका जो इनइक्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। Let us now see how the first 5-year plan covering the period 1950 to 1990, 1950 से 1990 तक आपके 7 5-year plan जो थे कंप्लीट हो गए थे। Attempted to attain these
4 goals and the extent to which they succeeded in doing so. हमारे ये 4 goals को हमने अचीव काफ़ी हद तक कर लिया था और हमें ये देखना था कि हमने इसमें कितनी सक्सेस हासिल करी. With reference to agriculture, industry and trade, you will study the policies and development issues taken up after 1991 in chapter 3. आफ्टर 1991 आपके देश में क्या हुआ, इसे आप चैप्टर नंबर 2 में नहीं पढ़ोगे. यू विल बी स्टडी इन चैप्टर नंबर 3. आई थिंक क्लास आपको आपकी कंट्री के जो स्टार्टिंग जब आपका देश में प्लानिंग कमीशन आया था तो कौन से 4 गोल्स बनाए गए थे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड द लास्ट इज सेल्फ रिलायंस. क्लियर है क्लास? तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर. सबसे पहले हम इसमें अब एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, देन हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट हम एग्रीकल्चर सेक्टर, देन इंडस्ट्रीज, देन ट्रेड सेक्टर. इन तीनों के बारे में अब हम इस चैप्टर में 1 by 1 पढ़ेंगे. You have learnt in chapter 1 that during the colonial rule there was neither growth nor equity in the agriculture sector. आप ये चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ के आए हो. जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का तो ना तो हमारे देश की कोई ग्रोथ की, ना ही तो हमारे देश में कहीं से पैसा था और ना ही हमारे देश में इक्विटी थी. रिचर बिकम रिचर एंड द पुअरर बिकम पुअरर. The policy makers of independent India had to address these issues, which they did through land reforms and promoting the use of HYB seeds. हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम कैसे डेवलप करें, तो उसमें हमने क्या किया, हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट लाया गया, जिससे हमारे देश में क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में रेवोल्यूशन आया, कुछ चेंज आया. तो अब हम पढ़ते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स. At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries, variously called jamindar, jagirdars, etc., who merely collected rent from the actual tiller of the soil without contributing towards improvement on the farms. आप लोगों को भी अपने चैप्टर में पढ़ के आए होंगे कि क्या आपने एक नाम सुना होगा कि जो जमींदार होते थे, जिनकी असली ज़मीन होती थी, टिल्लर ऑफ द सॉइल, जो ज़मीन के मालिक होते थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी जो ज़मीन है उस पर काम कैसा हो रहा है, कि उन्हें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे प्रोडक्शन काफ़ी गुना बढ़ सकता है. उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता था. उन इंटरमीडियरीज कौन थे, ज़मींदार, जागीरदार. उनका मेन मोटिव क्या होता था, रेंट को कलेक्ट करना, लगान कलेक्ट करना. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारी कंट्री में क्या चीज़ का उत्पादन हो रहा है, कि हमारे देश के किसानों को किस चीज़ की ज़रूरत है. उन्हें इससे कोई देना लेना नहीं होता था. द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इतनी लो थी, मतलब जो हमें गेहूँ 10 गुना उगाना चाहिए था वो हम 2 गुना भी नहीं उगा रहे थे. मतलब प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लेस, क्योंकि हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे. आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मतलब डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी होती थी, घटिया क्वालिटी की हमारी टेक्नोलॉजी होती थी. इवन उससे क्या हुआ था, इंडिया को खाना तक इम्पोर्ट करना पड़ता था अमेरिका से. इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड द लैंड रिफॉर्म्स. हमारे देश में इक्विटी इन एग्रीकल्चर को लैंड रिफॉर्म्स कहा गया है कि हमें एग्रीकल्चर में गैप को कम करना था. रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स के गैप को क्या करना था, कम करना था. विच प्राइमरी रेफर टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग. मतलब हमें उसमें चेंज लाना था कि हमें एक्चुअल टिल्लर ऑफ द सॉइल जो था उसे उस जमीन का लैंड ऑनर बनाना था. ऑनरशिप मतलब जिसकी वो जमीन है उसको उसके नाम जमीन कर दो, उसे एक्चुअल टिल्लर ऑफ द सॉइल बना दो, जिससे वो अपने खेत का अच्छे से ध्यान रखेगा. उसको क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है वो उसके बारे में उसमें सोचेगा.
देखते हैं आगे क्लास। Just a year after independence, steps were taken to abolish intermediaries and to make the tillers the owner of the land. यही मैंने अभी आपको बताया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके 1 साल बाद ही हमने क्या करा, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करवाया और इंडिया में जो भी किसान थे उन्हें, जो फार्मर्स थे जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं थी, उन्हें एक्चुअल टिलर बना दिया, अपनी ज़मीन का, उनकी उस ज़मीन का मालिक बना दिया। The idea behind this move was that ownership of land would give incentive to the tiller to invest in making improvement, providing sufficient capital was made available to them. देखिए सिंपल सी बात है, जब हमने उस लैंडलेस फार्मर को उस ज़मीन का मालिक बना दिया तो अब वो उसकी ज़मीन है, तो अब वो उसमें बहुत अच्छे से काम करेगा, देखेगा कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कि मुझे इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी का अपनी लैंड में इस्तेमाल करेगा। तो कहते हैं ना, जब ज़मीन का वो मालिक हो जाएगा तो वो अच्छे से अपनी ज़मीन पर काम करेगा। तो ये हो गया था। एक मिनट क्लास। लैंड सीलिंग वॉज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लैंड सीलिंग, लैंड पर सील लगा देना, किसी भी चीज को क्या कर देना, सील कर देना, रोक देना, ये इतनी जगह है तुम्हारी, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, सीलिंग कर दी हमने। तो इसमें भी सीलिंग का क्या मेन मोटिव होता था कि इन्हें भी रिचर फार्मर और पुअर फार्मर के गैप को बराबर करना था, इक्विटी लानी थी, इसलिए लैंड सीलिंग का कंसेप्ट लाया गया। This means fixing the maximum size of land which could be owned by an individual. The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in a few hands. इसका मेन मोटिव क्या था कि सिर्फ बड़े जमींदारों के पास जमीनें ना हो, जो जिनके पास जमीनें नहीं थी सरकार ने क्या किया, उन्हें जमीनें बांटी और उनको ये भी बता दिया गया कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है, तुम्हारे पास 4 हेक्टेयर की जमीन है। सारी जमीनें सिर्फ बड़े जमींदारों के पास नहीं थी, जो लैंडलेस फार्मर थी भी, जब गवर्नमेंट ने उन्हें भी वो जमीनें दी और उनको लैंड सील कर दिया कि आपकी इतनी जमीन है, आप इसके टिलर ऑफ द लैंड, इस टिलर ऑफ द सॉइल के मालिक हो, अब आपको अपने तरीके से इस लैंड पर खेती बाड़ी करनी है। The abolition of intermediaries mean that some 2 lakh tenants came into direct contact with the government. जब ये जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया तो 2 लाख, जो 200 लाख जो टेनेंट थे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गए और गवर्नमेंट ने उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाया। किसके एक्सप्लॉइटेशन से बचाया? जमींदार के एक्सप्लॉइटेशन से बचाया। और जो जिनके पास लैंड नहीं थी गवर्नमेंट ने उन्हें बाकायदा लैंड दिलवाई, उनको कम से कम 4 हेक्टेयर की लैंड दिलवाई, लैंड सीलिंग लाए गए, तो जिससे उनके पास एक्चुअल अब वो क्या बन गए थे, ऑनर बन गए थे उस लैंड के। They were just freed from being exploited by the zamindar. The ownership confirmed on tenant gave them the incentive to increase output and this contributed to growth in agriculture. Automatically फिर वो लोग क्या करेंगे, अगर वो उस लैंड के खुद ऑनर बन गए तो वो अच्छे से उसमें काम करेंगे, आउटपुट ज़्यादा निकालेंगे, चीज़ें ज़्यादा बनेंगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी और एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। However, the goal of equity was not fully served by abolition of जमींदारीज इंटरमीडियरीज। इन जमींदारी प्रथा के कारण पूरे हद तक तो इक्विटी का गोल अचीव नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें सुधार आया था। इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स continue to own large area of land by making use of some loopholes in the legislation. कई बार पता है बड़े जमींदार क्या करते थे, अपने आप को ना इसमें धोखाधड़ी करते थे। लूपहोल्स, धोखा करना मतलब खुद दिखा देते थे कि ये लैंड जो है हमारे लोगों का है, अपने क्या करते थे, रिश्तेदारों को क्या कर देते थे, बांट देते थे, कह देते थे कि तुम ये लोग दिखा दो कि ये हमारी जमीनें हैं
और होती वो किसकी थी, एक बड़े जमींदार की जमीन होती थी। देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर एविक्टेड and the landowner claimed to be self cultivator claiming ownership of the land। मतलब टेनेंट्स को क्या करते थे, वो जो एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल नहीं होते थे ना, उन्हें निकाल देते थे, जमीनों से ही निकाल देते थे। कहते थे तुम जमीन, या तो देखो धोखाधड़ी तो बहुत होता था कि कहते थे कि तुम ये जमीन हमें बेच दो, और खुद वो क्या करते थे, उधर क्या बन जाते थे, उस जमीन के मालिक बन जाते थे। Even when the tiller got ownership of the land, the poorest of the agricultural laborers such as sharecroppers and landlords did not benefit from the land reform। और ज़्यादातर जो एक्चुअल टिल्लर भी बन गए थे ना इस जमीन के, उन्हें भी इन लैंड रिफॉर्म से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जो बड़े बड़े जमींदार थे ना, पहली बात तो वो ही सारी जमीन अपने अंडर ले लेते थे, और आपको पता है सरकार को क्या करते थे, पैसे खिला देते थे और ज़्यादा ज़मीनें अपने नाम करा लेते थे, अपने रिलेटिव्स के नाम करवा लेते थे, उनके नाम पर ज़मीनें ले लेते थे। तो ये मतलब इसमें बड़े लूप होल्स थे। क्लियर हुआ? द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ऑल्सो फेस हर्डल। बहुत सारी रुकावटें भी आई इसमें। द बिग लैंड ओनर्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट, डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंट। जो बड़े बड़े जमींदार थे, कोर्ट में इस लॉ को ये पास ही नहीं होने दे रहे थे, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म्स। तो ये चाहते ही भी थे कि कोर्ट में इन्होंने ज़्यादा टाइम लगवाया जिससे कि ये इम्प्लीमेंट हो सके, कि जो लैंड है उनसे लेकर बड़े बड़े जमींदारों से उनकी एक्स्ट्रा लैंड लेकर छोटे किसानों में बांट दी जाए। ऐसा उन्होंने ना इसे इम्प्लीमेंट होने में भी बहुत टाइम लगवाया था। They used it delay to register their lands in the name of close relative। इस डिले को जब उन्होंने कराया था ना, वो क्या करते थे, मैंने आपको बताया ना, अपने अपने जो रिलेटिव्स होते थे ना, उनके नामों पर जमीनें खरीद लेते थे, जिससे सरकार को लगेगा नहीं ये तो अलग इंसान है, इसके पास अपनी खुद की जमीन है। नहीं, होती वो बड़ी जमींदार की जमीन थी, लेकिन वो नाम उनका लिखवा देते थे, thereby escaping from the legislation। The legislation also had a lot of loopholes which were exploited by the big landholders to retain their land। मतलब बड़े बड़े जो कोर्ट थे, लेजिस्लेशन थे, उनके पास खुद रिकॉर्ड भी नहीं होते थे कि किस जमींदार के पास कौन सी जमीन है और किसको कौन सी जमीन देनी है। तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या था, लूपहोल्स था। आने से फायदा तो हुआ, अबॉलिशन जमींदारी सिस्टम खत्म तो हुआ, लेकिन अभी भी इस लैंड रिफॉर्म्स में कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, कोई लिखा पढ़ी है नहीं, और बड़े बड़े जमींदार जो होते हैं वो अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पर जमीनें ले लेते हैं। तो अभी भी कोई मतलब कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। तो ज़्यादातर ये लैंड रिफॉर्म्स कहाँ सक्सेसफुल हुए? लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज दीज स्टेट हैड गवर्नमेंट कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर। वहाँ की सरकार ने एक्चुअल टिलर, जो लैंडलेस थे उन्हें एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल बना दिया। इस वजह से सबसे ज़्यादा ये जो लैंड रिफॉर्म्स है सक्सेसफुल केरला और वेस्ट बंगाल में हुई। Unfortunately, other states did not have the same level of commitment and vast inequality in land holding continue to this days। आज तक लैंड रिफॉर्म्स जो है वो पूरे हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें लूपहोल्स हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स के बीच में इनइक्वालिटी का गैप है। अभी भी रिच फार्मर्स आर रिचर एंड पुअर फार्मर्स आर पुअर। आपने आए दिन न्यूज़ में सुनते होंगे कि जो फार्मर्स है वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ किसान ऐसे जिनके पास खुद की ज़मीनें ही नहीं हैं। बड़े ज़मींदार उनसे क्या करते हैं, उन्हें लालच देते हैं, उनकी ज़मीनें खरीद लेते हैं। छोटे किसान क्या होते हैं, उनकी फसलें खराब हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं, बैंक से वो लोन नहीं लेते, बड़े बड़े ज़मींदारों से वो लोन लेते हैं और वो इसमें फंस जाते हैं। क्लियर हुआ? आप लोग ये पढ़ के भी आए हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में, चैप्टर्स में। तो क्लियर है क्लास? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी एक बॉक्स गया था क्लास, आप इस बॉक्स को ज़रूर पढ़िएगा। कि देखिए ये बॉक्स दे रखा है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बॉक्स 2.5 ऑनरशिप्स एंड इंसेंटिव। तो ऑनरशिप और इंसेंटिव क्या है? देखिए इसमें सिर्फ ये बता रखा है इस पैराग्राफ में
कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो अगर आप किसी इंसान को उसकी ज़मीन का ऑनर बना दोगे, मालिक बना दोगे, ऑनर, किसी आप पुअर किसान को उसकी ज़मीन का मालिक बना दोगे तो वो अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि मेरे को क्या करना है, कैसे अपनी इस खेत के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसे क्या चीज़ों का इस्तेमाल करूं, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूं जिससे मेरा प्रोडक्शन क्या है, बढ़ जाए। लेकिन अगर आप उस ज़मीन के मालिक नहीं हो, मान लो एक किसान है, वो किसी बड़े ज़मींदार की ज़मीन पर काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो कर रहा है काम, लेकिन वो इतने मन से वो काम नहीं करेगा जितने मन से वो खुद अपनी ज़मीन पर काम करेगा, और उसमें वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं उसमें अच्छे से अच्छा काम करूं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, मुझे इंसेंटिव मिले। वो क्या करेगा, सब्सिडी लेने की कोशिश करेगा जिससे उसकी फसल जो है 10 गुना बढ़ जाए। तो ऑनरशिप और इंसेंटिव साथ के साथ चलते हैं, कंटिन्यू प्रोसेसिंग है। और इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, तो प्लीज़ आप ये स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा। सोवियत संघ में क्या हुआ था कि वहाँ पर ज़्यादातर सोशलिज्म था, गवर्नमेंट का रोल था। वहाँ पे जो किसान थे ना, वो ज़्यादातर बड़े बड़े ज़मींदारों की ज़मीन पर काम करते थे, और वहाँ पर वो अच्छे से काम नहीं करते थे, तो इस वजह से उनको बड़ा ज़्यादा लॉस होता था। लेकिन अगर उनके पास वो ज़मीनें खुद की होती तो वो अच्छे से काम करते, और सरकार भी उन्हें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देती, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ता। लेकिन सोवियत संघ में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी मोस्टली जो फार्मर्स थे वो खुद अपनी ज़मीनों पर नहीं काम करते थे, बड़े बड़े ज़मींदारों की ज़मीन पर जाकर काम करते थे। तो आप प्लीज़ ये स्टोरी रीड करिएगा, इसमें बहुत अच्छे से सोवियत संघ की एक स्टोरी बता रखी है फार्मर्स से रिलेटेड। हो सकता है एग्जाम में MCQ आए तो इस बॉक्स में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है क्लास? तो क्लास नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।